Action family, welcome back. Let's start our new chapter. विंग जिसका मन नहीं था गुस्सू में रुकने का, पर उसकी मजबूरी बन चुकी थी क्योंकि वो अपने बच्चे को सैड नहीं कर सकता था और मिंग्याओ की डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता था। इसीलिए ना चाहते हुए भी वो फाइनली 24 आवर्स गुस्सू में रहने के लिए मान चुका था। पर विंग को अब गुस्सा आ रहा था क्योंकि वांगजी युआन के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा था जो विंग नहीं चाहता था। पर वो डायरेक्टली अपने बच्चे को मना करके उसे अपसेट नहीं करना चाहता था, इसलिए वो वांगजी की सारी हरकतों को बस टॉलरेट कर रहा था। उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी, सिर्फ 24 आवर्स, देन वो और उसका बच्चा यहाँ से चले जाएंगे और यहाँ वापस कभी मुड़ के नहीं आएंगे। विंग जिसकी नजर वांगजी के लैब में बैठे युआन की तरफ थी, जो वांगजी के साथ हंसते हुए बातें कर रहा था, उसके साथ खेल रहा था, बहुत खुश नजर आ रहा था युआन वांगजी के साथ। और कहीं ना कहीं विंग को ये देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था, साथ ही उसे कुछ अजीब फील हो रहा था, एक ऐसी फीलिंग जिससे वो नफरत करने लगा था। सच में कुछ लोगों के होने का इफेक्ट हमारी लाइफ में कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग होता है। कुछ लोग लाइफ में कभी भूले नहीं जा सकते, ना लोग भूले जाते हैं और ना ही उनकी हरकतें। देखा जाए तो पास्ट के किसी डार्कनेस की तरह है, हम कितना भी लाइटनिंग की तरफ क्यों ना भाग लें, पीछे मुड़ के देखने पर ये रियलाइज करवा ही देता है कि हम भी कभी उस डार्कनेस का ही पार्ट थे। कुछ ऐसा ही आज विंग के साथ हो रहा था। 6 साल में उसने शायद ही कभी वांगजी को देखा भी होगा, नहीं उसने कभी वांगजी को नहीं देखा, पर वांगजी की यादें, वांगजी का बिहेव, वो सब विंग कभी नहीं भुला सकता, शायद कभी नहीं। और कहीं ना कहीं शायद वो यादें ही हैं जिस वजह से विंग पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। उसे दुनिया ने नहीं बल्कि वांगजी ने सिखाया है कि इनोसेंट होना बेवकूफ़ी है, अपनी ताकत का अंदाजा सामने वाले को ना लगने देना, खुद को कमजोर दिखाना सिर्फ सो कॉल्ड प्यार के लिए, ये तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। एक इंसान रिश्ते में झुकता है, हारता है, चोट खाता है, खुद घायल होके भी जिसने दर्द दिया, जिसने इंजर्ड किया, उसी से माफी तक मांगता है। रीजन सिंपल होता है, उसे सिर्फ रिश्ता बचाना होता है। मतलब ये नहीं कि वो गलत है, बिल्कुल नहीं, वो बस अपना रिश्ता बचाना चाहता है। ना वो गलत है ना वो कमजोर है, बस वो मजबूर है उस रिश्ते के हाथों, क्योंकि वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने एक्सप्लेनेशन या ट्रूथ से ज्यादा सामने वाले इंसान को चुनता है जिससे वो बेइंतहा प्यार करता है। पर वो होता है ना, एक वक्त ऐसा आ ही जाता है जब ये एक तरफा रिश्ता मायने नहीं रखता, प्यार मायने नहीं रखता, और अब वो इंसान भी मायने नहीं रखता। कितना झुकेगा कोई? ईगो, एटीट्यूड, सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी, रेपुटेशन, ये सारे वर्ड्स एक वक्त के लिए विंग पूरी तरीके से भुला चुका था। बहुत कोशिश की थी उसने अपने रिश्ते को बचाने की। वांगजी के साथ वेडिंग करने के लिए पहले वो भी रेडी नहीं था, उसने भी मजबूरी में ही शादी की थी, पर उसने अपने रिश्ते को 100 नहीं 1000% एफर्ट्स दिए। वांगजी की ज्यादती सही, उसका टॉर्चर सहा, दुनिया की बातें सही, सब कुछ किया उसने। बिना गलती के वो झुका, माफी मांगी, इवन पनिशमेंट तक ली, उस गलती की जिस गलती के बारे में विंग जानता भी नहीं था। वो घायल हुआ, चोट लगी, न जाने कितनी रातें उसने रोकर दर्द में तड़पते हुए वांगजी के सामने मर्सी के लिए बेग करते हुए बिताई है। वांगजी ने विंग को पूरी तरीके से तोड़ दिया था। वांगजी विंग को इंसान समझना तक भूल चुका था, जानवर से बदतर लाइफ बन चुकी थी विंग की। फिर भी वो मुस्कुराता था ताकि दुनिया को सच्चाई ना पता चल सके। अपने लॉन्ग हानफू के नीचे अपनी चोटों को छुपाता था, फेक स्माइल के पीछे अपने दर्द को छुपाता था। पर एक वक्त ऐसा आ ही गया जब उसने फाइनली गिव अप कर दिया, और जिस दिन से उसने गिव अप किया है, बाद में उसने कभी भी उस रिश्ते की तरफ पलट के देखा तक नहीं। इवन वो आज भी यहाँ सिर्फ यिन आयरन की वजह से आया। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उसकी भी, कल्टीवेशन वर्ल्ड को लेकर। उससे ज्यादा उसे यहाँ रहने वाले लोगों से कोई सिंपैथी नहीं है। इवन उसे तो फर्क भी नहीं पड़ता ये लोग जिए मरे
वो यहाँ इन लोगों के लिए आया ही नहीं है, वो बस अपनी ड्यूटीज कंप्लीट करने आया है। इवन उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था इन लोगों में, इसीलिए तो अपनी आइडेंटिटी हाइड करने के लिए उसने फेस पर मास्क वेयर किया था। वो चाहता ही नहीं है कि ये लोग उसे पहचाने या कुछ और। एक वो विंग था जो इन लोगों से प्यार, रिस्पेक्ट ये सब कुछ चाहता था, और तब इन लोगों ने विंग को सिर्फ पनिशमेंट, टॉर्चर और पेन दिया। और एक आज का विंग है जो इन लोगों से कुछ भी नहीं चाहता, पर ये लोग आज उसे रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उससे बात करने के लिए मर रहे हैं। और आज विंग इन सबको इग्नोर कर रहा है। उसे आज सिर्फ अपने बच्चे से लेना देना है, बाकी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सीख चुका है लाइफ में अकेला रहना, लोगों को इग्नोर करना। इवन अब तो लोगों के एग्जिस्टेंस का उस पर कोई असर ही नहीं होता। जस्ट लाइक जीना है जियो, मरना है मर जाओ। पूरी तरह से कैसे चेंज होकर लौटा है विंग। कहीं ना कहीं वो फील कर सकता है कि सबकी नजरें उसी पर हैं, पर वो बस अपने बच्चे पर ध्यान दे रहा है, जो फिलहाल वांग जी की लैब में बैठा गिगल कर रहा है, उसके हाथ से खाना खा रहा है। विंग जिसने डीप ब्रीथ ली और युआन वांग जी से अपनी नजरें हटाई, उसने अपने सामने जो फूड था उस पर नजर डाली और कहीं ना कहीं उसके फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ चुकी थी। उसने मेंग्याओ की तरफ देखा। सच में मेंग्याओ शायद एक ऐसा इंसान है जो आज भी विंग की लाइफ में थोड़ी इंपॉर्टेंस रखता है, और मेंग्याओ वो अकेला इंसान है जो विंग के लिए अच्छा था पास्ट में भी, जो विंग की जरूरतों का ख्याल रखने की कोशिश करता था, उसके साथ बॉन्ड बनाता था, उसे समझने की कोशिश की थी। और एक वर्स्ट टाइम में भी मेंग्याओ ने विंग पर बिलीव किया था। आज भी यहाँ किसी को विंग के पसंद की किसी भी चीज की खबर नहीं है, पर मेंग्याओ को है। आज भी उसने विंग के सामने जो फूड रखा है वो स्पाइसी है, ना कि गुसू को वो ब्लेंड खाना जिसमें सिर्फ नमक और उबली हुई घास फूस होती है। मेंग्याओ ने विंग के सामने मीट रखा है जो विंग को पसंद है। विंग जिसने अपना फूड स्टार्ट कर दिया था, टाइम टू टाइम वो अपने बच्चे की तरफ भी ध्यान दे रहा था। कुछ देर बाद सबका फूड फिनिश हुआ और विंग वहां से उठ चुका था। वो डायरेक्टली युआन के पास गया जो अभी भी वांग जी की लैब में था। युआन ने जैसे ही अपने शियान मामा को अपने सामने देखा, बच्चे ने विंग की तरफ हाथ बढ़ाए और विंग ने उसे अपने बाहों में कैरी कर लिया। युआन जो थोड़ा टायर्ड और स्लीपी लग रहा था क्योंकि बच्चा आज बहुत ज्यादा खेला था, बहुत ज्यादा फन किया था, तो थकना तो बनता था। युआन जिसने अपने हैंडसम अंकल और साथ ही जिंगी को भी गुड बाय बोला और वो विंग के साथ वहां से निकल चुका था। विंग जो सीधा युआन को अपने रूम में लाया और उसे बेड पर सुला दिया। बस कुछ ही देर बाद युआन सो भी चुका था। विंग ने स्माइल की, देन उसने युआन को अच्छे से पिलो से सिक्योर किया, देन वो बाहर आ गया। थोड़ा अजीब लग रहा था विंग को। जिस प्लेस पर आने के बारे में उसने कभी नहीं सोचा था, आज वो उसी प्लेस पर खड़ा था। बहुत यादें जुड़ी हुई थी उसकी गुसू के साथ। एक ऐसी प्लेस जो बहुत खूबसूरत थी, नज़ारे इतने खूबसूरत कि बस एक नज़र भर के देखने से आंखों को सुकून मिल जाए। पर ये प्लेस बहुत क्रूअल भी है, या यूँ कहा जाए प्लेस की कोई गलती नहीं है, गलती है यहाँ रहने वालों की। यहाँ के लोग भी बिल्कुल इस बर्फ की तरह कोल्ड है। इनके दिलों में भी कोई इमोशंस, कोई फीलिंग नहीं है, बिल्कुल हार्टलेस है। जानवर कहना भी गलत होगा। विंग जो उस रूम के डोर के बाहर खड़ा था, बर्फ गिर रही थी और वो उस बर्फ की तरफ देखकर यही सब कुछ सोच रहा था। आज भी 6 साल बाद वो मेमोरीज इतनी ब्लर भी नहीं हुई थी। सब कुछ जैसे कल की बात थी। तब वो 18 साल का था और 1 साल तक उसने इस वेडिंग को निभाने की कोशिश की। 1 साल तक वो लगातार टॉर्चर हुआ। 365 डेज उसे एक भी दिन याद नहीं है जब वो सुकून से सोया हो। वेडिंग के फर्स्ट नाइट से लेकर उसे यहाँ से इंसल्ट और ह्यूमिलिएट करके धक्के मारकर निकालने तक विंग को एक भी दिन याद नहीं है जब वो बिना चोट के सोया हो। 6 सालों में बॉडी के वो मार्क्स तो फेंट हो गए, कुछ तो मिट भी गए, पर दिल पे जो चोटें लगी हैं वो आज भी उतनी ही ताज़ा है जितनी 6 साल पहले थी। खैर, तब विंग बच्चा था, दूसरों के हाथों चोट खाकर खुद रोता था। आज वो 25 इयर्स ओल्ड एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है। बच्चा तो ऑब्वियसली नहीं है,
आज वो लोगों को हर्ट करके उन्हें अपने सामने रोता हुआ देख सकता है। खुद तो वो डेफिनेटली नहीं रोएगा, बहुत स्ट्रांग बन चुका है विंग। अब आंसू क्या होते हैं ये विंग को पता ही नहीं। विंग जिसके माइंड में यही सब कुछ चल रहा था, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कुछ स्नो उसके हाथ पर भी इकट्ठा हो गई। एक हल्की सी स्माइल थी विंग के फेस पर। अचानक उसने अपने आसपास किसी को फील किया। विंग की सेंसेस बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुकी थी, तो वो तुरंत पहचान गया कि आसपास कोई है। फिर भी वो शांत रहा, जस्ट वो अपने आसपास नजरें घुमा रहा था। और कुछ देर बाद उसने अपने साइड में किसी को फील किया। विंग ने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, उसने वांगजी को एक नजर देखा भी नहीं। जस्ट अब तक वो अपना हाथ आगे किए जिस स्नो को कलेक्ट कर रहा था उसने उसे छोड़ दिया था और वो फिर से पहले की तरह शांत खड़ा था। वांगजी जो यहाँ विंग से ही बात करने आया था और उसने जब विंग को इतनी ठंड मौसम में बाहर देखा, वो भी बाहर ही आ गया। वांगजी ने अपना अपर कोट निकाला जो वार्म था और सॉफ्ट था। उसने आगे बढ़ के विंग को उस कोट से कवर कर दिया। विंग जिसने कोई रिएक्ट नहीं किया, जस्ट वो शांत ही था। वांगजी जो अब तक विंग से थोड़ा डर रहा था, पर जब उसने विंग को बिल्कुल शांत काम देखा तब उसकी हिम्मत थोड़ी तो बढ़ चुकी थी। वो विंग के और करीब आकर खड़ा हो गया। देन उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और विंग के हाथ को हल्का सा टच किया, जस्ट लाइक गलती से हुआ है। विंग जिसने कोई रिएक्ट नहीं किया, वो शांत ही था, उसने अपना हाथ तक पीछे नहीं किया था। वांगजी जिसे और भी ज्यादा हिम्मत मिल गई। विंग के हाथ को अब तक वो अपनी फिंगर से टच कर रहा था, तो उसने थोड़ी और हिम्मत दिखाकर विंग का हाथ जस्ट बहुत सिंपली होल्ड किया, ऐसा कि जैसा विंग अगर चाहे तो तुरंत हाथ पीछे ले ले, पर विंग ने कोई मूव नहीं किया। वांगजी जो इस बात से खुश हो गया, उसने अब विंग की फिंगर्स में अपनी फिंगर्स को इंटेंगल कर लिया और विंग का हाथ स्ट्रांगली होल्ड कर लिया। ऑब्वियसली विंग को चांस वांगजी ने दिया था, पर विंग ने अपना हाथ पीछे नहीं किया, तो वांगजी आगे बढ़ने से क्यों डरे। तो हाँ, उसने होल्ड कर लिया अपने ओमेगा का हाथ और अब उसकी नजर विंग की तरफ थी जो अभी भी सामने की तरफ देख रहा था। उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे, जस्ट लाइक उसे फर्क भी नहीं पड़ता था कि वांगजी साइड में खड़ा है और वो उसके साथ क्या कर रहा है। वांगजी जो थोड़ा आगे बढ़ा, उसने अपना दूसरा हाथ विंग के शोल्डर पर रखा और विंग को अपनी तरफ टर्न किया। विंग आसानी से उसकी तरफ टर्न हो भी गया और वो वांगजी को स्टिफ फेस के साथ देख रहा था। वांगजी जो एक कदम आगे बढ़ा और उसने विंग को अपनी और करीब किया। विंग जो अभी भी नॉर्मल था, वांगजी जो क्लियरली देख सकता था कि विंग कोई भी मूव नहीं कर रहा, क्योंकि अगर विंग को ऑब्जेक्शन होती तो अब तक तो वो वांगजी को दूर पुश कर चुका होता या शायद डायरेक्टली उस पर अटैक कर चुका होता, पर विंग ने ऐसा कुछ नहीं किया था। तो विंग और आगे बढ़ा, वांगजी और आगे बढ़ा और उसने डायरेक्टली विंग को हक कर लिया। विंग ने ना वांगजी को हक बैक किया और ना ही वांगजी को खुद से दूर किया। वो अभी भी शांत ही था। वांगजी जो इस मोमेंट के लिए 6 साल तक तड़प रहा था, वो विंग को बहुत स्ट्रांगली अपनी बाहों में होल्ड किए था। देन उसने विंग की फ्रेग्रेंस को इनहेल करने की कोशिश की। एक डीप ब्रीथ ली वांगजी ने और उसे कुछ वियर्ड फील हुआ। ये स्मेल विंग की नहीं है, ये फ्रेग्रेंस बहुत वियर्ड है, बहुत स्ट्रांग है ये फ्रेग्रेंस। वांगजी जिसकी आईज अचानक वाइल्डली ओपन हो चुकी थी, उसने विंग को अपने आप से एक झटके से दूर पुश कर दिया। विंग जो इसी पल का इंतजार कर रहा था, अब उसके फेस पर स्मग था। वांगजी जिसने विंग की तरफ देखा, बहुत इमोशंस थी उसकी आंखों में और कहीं ना कहीं गुस्सा। वो डायरेक्टली विंग की तरफ बढ़ा और उसने विंग की कॉलर को होल्ड कर लिया। विंग जिसने कोई रिएक्ट नहीं किया, जस्ट अपने थोड़े से फेरोमोन्स को रिलीज किया और अचानक वांगजी ने फील किया कि पहले विंग के जो सॉफ्ट लोटस फेरोमोन्स उसे काम करते थे, कहीं ना कहीं उन फेरोमोन्स की वजह से वांगजी विंग की तरफ अट्रैक्टेड था। आज वही फेरोमोन्स किसी अल्फा के फेरोमोन्स से मिक्स होके एक अलग सेंट क्रिएट कर रहा था, जो सेंट वांगजी को डिस्गस्टिंग लग रही थी। ऑब्वियसली वो एक स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटेड अल्फा था और वो क्लियरली समझ सकता था कि विंग को जिसने मार्क किया है या जिसके साथ विंग की फ्रेग्रेंस मर्ज हुई है, वो खुद भी बहुत स्ट्रॉन्ग अल्फा होगा। इसीलिए तो ये फेरोमोन्स वांगजी को सफोकेटेड कर रहे थे, जैसे उसे वार्न कर रहे हो कि
मेरे ओमेगा से तो दूर ही रहो। और अब वांग जी को ये जानकर बहुत बड़ा शॉक लगा था कि विंग ना सिर्फ उस बच्चे के फादर से बाउंडेड है, बल्कि युआन के फादर ने विंग को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करके मार्क तक कर दिया है, क्योंकि मार्क के अलावा किसी भी अल्फा की सेंट ओमेगा के साथ मर्ज नहीं होती। मतलब अब उसका कोई चांस नहीं है। विंग सच में मूव ऑन कर चुका है। उसे अब तक शुयांग की बातों पर यकीन नहीं था, पर अब जब उसने विंग का वो स्ट्रॉन्ग ऑरा और फ्रेग्रेंस इनहेल की थी, वो कंफर्म हो चुका था कि विंग उसे पूरी तरीके से भूल चुका है, मूव ऑन कर चुका है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट वो विंग को खो चुका है। वांग जी जिससे बहुत बुरा फील हो रहा था, वो विंग की तरफ देख रहा था। कहीं ना कहीं उसके आंखों में हल्के से आंसू थे और वो बहुत ब्रोकन लग रहा था। वो विंग की तरफ बढ़ा था। शायद विंग को वो गुस्सा करना चाहता था, पर उसने अपना कदम बीच में ही रोक दिया था। अब उसका विंग पर कोई हक नहीं है, तो वो यहाँ रुक भी नहीं सकता। बहुत कुछ बोलने आया था वो विंग को, खुद को एक्सप्लेन करने आया था, पर अब तो इन सब सारे बातों का कोई फायदा ही नहीं था, क्योंकि अब किसे एक्सप्लेनेशन देता वो सामने खड़े ओमेगा को, जिसे वो कुछ देर पहले तक अपना मानता था, या फिर उस ओमेगा को जो अब उसका था ही नहीं। कोई फायदा नहीं था विंग को एक्सप्लेन करके, क्योंकि चाहे अब वांग जी विंग को कितना भी एक्सप्लेन कर ले, विंग वांग जी का नहीं हो सकता। और अगर वो वांग जी का है ही नहीं, वांग जी का उस पर कोई हक ही नहीं है, तो वांग जी यहाँ रुक कर करता भी क्या। अपने आंखों में आंसू लिए वो जस्ट वहां से निकल चुका था। विंग जिसने वांग जी को जाते हुए देखा, देन उसे इग्नोर कर दिया। वो फिर से बाहर देखने लगा और स्नोफॉल को एंजॉय करने लगा। वांग जी जो अपने रूम में आया, बहुत बुरा लग रहा था उसे, बहुत टूट चुका था वांग जी। वो अपने बेड पर बैठ गया। उसने एक डीप ब्रीथ ली और उसने महसूस किया कि अभी भी विंग के फेरोमोन्स उसकी बॉडी पर आ चुके हैं, और वांग जी उन्हें क्लियरली फील भी कर सकता था। पहले इस बेड पर विंग की खुशबू ढूंढने वाला वांग जी आज विंग को हक करके आया था, और उसने डायरेक्टली उठ के अपने क्लोथ की लेयर को उतार के थ्रो कर दिया था, क्योंकि वही फेरोमोन्स आज उसे डिस्गस्टिंग फील करा रहे थे। रात भर सोया नहीं था वांग जी। वो हार मानने के लिए अभी भी रेडी नहीं था, पर उसे ये सोचकर गुस्सा आ रहा था कि विंग कितनी आसानी से उसे छोड़ चुका है, किसी और के साथ आगे बढ़ चुका है। इवन उसने किसी और के बेबी को बर्थ दिया है। ये सोच सोच कर उसका दिमाग फट रहा था। साथ ही बेड पर बैठा हुआ था ना वांग जी, उसी बेड पर जिस बेड पर वो विंग के साथ कभी बहुत क्लोज हुआ करता था, इसी बेड पर वो हर रात को विंग को मैस करता था, इस हद तक कि विंग अपने सेंसेस तक खो देता था। वांग जी ने विंग के बॉडी के हर एक पार्ट को फील किया है। तब विंग को अपनी बाहों में लेकर सोना कहीं ना कहीं उसे सुकून देता था। भले ही वो विंग को दिन भर टॉर्चर करता था, इवन रात को भी वो विंग को नहीं छोड़ता था, पर विंग जब अनकॉन्शियस हो जाता था तब उसे अपनी बाहों में लेकर सोना वांग जी को सबसे ज्यादा पसंद था। सुकून देता था वांग जी को वो पल। पर आज वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था ये सोच के कि विंग किसी और अल्फा के साथ ऐसे ही किसी बेड पर सोता होगा। वो वांग जी बेयर नहीं कर पा रहा था। वो खुद के और विंग के मोमेंट्स को याद कर रहा था, और कहीं ना कहीं उन मोमेंट्स में जब वो किसी और को इमेजिन कर रहा था विंग के साथ खुद के अलावा, तब उसे और भी ज्यादा दर्द हो रहा था। इवन वो ये सोच रहा था कि जैसे वो विंग को टॉर्चर करता था वैसे वो अल्फा तो नहीं करता होगा ना, वो तो विंग को किसी प्रीशियस चीज की तरह छूता होगा। इसीलिए तो इतनी आसानी से विंग उसे भूल गया। वांग जी ने जितने जख्म विंग को दिए होंगे, उस अल्फा ने विंग को उतनी ही डेलिकेटली टच करके उन सारे जख्मों को मिटाया होगा। शायद अब तो जैसे विंग उसे भुला चुका है, वैसे ही विंग की बॉडी भी उसके टच को भुला चुकी है। इसीलिए तो हाथ पकड़ने के बाद, उसे गले लगाने के बाद भी विंग ने कोई रिएक्ट नहीं किया। एक छोटी सी हरकत भी वांग जी ने विंग की बॉडी में फील नहीं की, जस्ट लाइक वो किसी स्टोन को हक किया था, बस वो स्टोन थोड़ा सॉफ्ट था। यही फील हुआ था वांग जी को। रात भर वांग जी बहुत सोच रहा था, जिस वजह से वो एक पल भी सो नहीं पाया था। जब सोया ही नहीं तो उठने का सवाल ही नहीं। डोर पर नॉक से वो अपनी थिंकिंग से बाहर आया। उसने खुद को ठीक किया और वो बाहर निकला। बाहर एक सर्वेंट था जो वांग जी को बुलाने आया था।
वांग जी ने आज ठीक से अपनी मॉर्निंग रूटीन तक स्टार्ट नहीं की थी। ना उसने मेडिटेशन किया, ना ही वर्कआउट किया और ना ही खुद को इवन फ्रेश भी किया था। फिलहाल मॉर्निंग के 6 बज चुके थे। वांग जी जिसने सर्वेंट को भेज दिया और वो खुद अपनी मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करने निकल चुका था। देन उसने खुद को फ्रेश किया, वो बाहर आया और डायरेक्टली अपने फैमिली के पास गया था। वहीं दूसरी तरफ विंग, वो शांति से अपने बच्चे को बाहों में लिए सो रहा था। करीबन 10 बज चुके थे पर विंग अभी भी सोया पड़ा था। उसे दुनिया जहान की कोई फिक्र नहीं। विंग अपनी टाइमिंग पे ही उठेगा और वो एग्जैक्टली टाइमिंग पे ही उठा था। लगभग 10:30 बजे उसका बच्चा भी उठ चुका था और उसी ने विंग को जगाया था। देन वो दोनों शांति से बिल्कुल कामिंगली रेडी हुए और बाहर निकले। ऑलरेडी शाओ शिनचैन, शू यांग, इवन मेंग्याओ भी विंग के रूम के बाहर थे, मतलब थोड़ा दूरी पर, और वो बातें कर रहे थे। जैसे ही विंग बाहर निकला था वो तीनों भी उसके पास जा चुके थे। मेंग्याओ जिसने स्माइल के साथ विंग की तरफ देखा। क्या बात है विंग, पहले तो 5 बजे ही उठ जाते थे और अब सीधा 10:30। विंग जिसने स्माइल की। याओगो, आप तो जानते हो ना, मुझे जल्दी उठना बिल्कुल पसंद नहीं था। मुझे मेरी नींद बहुत प्यारी है। इस बात पर याओ ने स्माइल की। तो चलो ब्रेकफास्ट पे, वैसे भी सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। विंग ने यह सुनकर आई रोल की। क्या बात है, मेरा इंतजार हो रहा है? पहले तो मेरी इतनी केयर किसी ने नहीं की। इस बात पर मेंग्याओ ने जस्ट स्माइल की थी। बुरा मत मानना विंग, बस रियलिटी चेक दे रहा हूँ तुम्हें। वो आज भी फिक्र तुम्हारी नहीं करते हैं। वो आज भी फिक्र उस स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल कल्टीवेटर की कर रहे हैं जिन्होंने उसकी उन लोगों की जान बचाई। ये सुनकर विंग ने स्माइल की। याओगो, आई नो दैट, मैं जानता हूँ ये लोग कितने सेल्फिश हैं, इसीलिए तो मुझे इन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको अभी भी ये लगता है ना याओगो कि मैं वही पुराना विंग हूँ जो इन लोगों के अटेंशन के लिए, प्यार के लिए, केयर के लिए एफर्ट्स लगाऊंगा, तो आपको बता दूं मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला। ये लोग अगर मेरे सामने तड़प के मर भी जाए ना, तो भी मैं इन्हें बचाने ना जाऊं। यिन आयरन को भी मैंने इन लोगों की वजह से डिस्ट्रॉय नहीं किया, जस्ट वो मेरी ड्यूटी थी। बाकी इन लोगों के जीने मरने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात पर याओ ने स्माइल की। अच्छा लगा तुम्हें खुद के लिए जीता हुआ देखकर, वरना आज तक जब तुम दूसरों के लिए जिए हो दर्द ही सहा है। इस बात पर विंग ने नोट किया। देन वो सब ब्रेकफास्ट के लिए निकल चुके थे। जैसे ही विंग आया था सबने विंग को ग्रीट किया, सारे कल्टीवेटर्स ने। विंग ने सबको इग्नोर किया, कोई आंसर नहीं दिया उसने। इवन आज उसकी बाहों में उसका बच्चा था तो वो मेंग्याओ के साइड में जाकर बैठ चुका था, वांग जी से दूर। सबने मिलकर ब्रेकफास्ट किया और विंग वहां से उठ के बाहर जाने ही वाला था, तभी चिंगेजुन ने विंग को रोक दिया। विंग जिसने पलट के चिंगेजुन की तरफ देखा। ऑब्वियसली वो कल्टीवेशन वर्ल्ड के किंग थे। विंग उनके पोस्ट की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता था और कहीं ना कहीं वो विंग के एल्डर भी थे, इसलिए विंग ने उनकी बात इग्नोर करना सही नहीं समझा। चिंगेजुन ने विंग से कहा कि उन्हें विंग से कुछ बात करनी है, तो क्यों ना वो मीटिंग हॉल में आए। विंग ने कुछ देर तक चिंगेजुन की तरफ देखा, बिल्कुल ब्लैंकली। देन उसने नोट कर दिया। कुछ ही देर बाद विंग सब लोगों के साथ मीटिंग हॉल में था। फिलहाल यहाँ उसका बच्चा नहीं था। उसका बच्चा बाकी बच्चों के साथ और जिंगी के साथ बाहर खेल रहा था। यहाँ विंग, शुयांग, शाओ शिनचैन और बाकी सारे कल्टीवेटर्स मौजूद थे। चिंगेजुन जिन्होंने पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड की तरफ से विंग से पहले तो माफी मांगी, साथ ही पास्ट में विंग के साथ जो कुछ भी गलत किया था उन लोगों ने, उसके लिए भी उन्होंने विंग से माफी मांगी। विंग जिसने कोई भी रिप्लाई नहीं किया, जस्ट लाइक मांगो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चिंगेजुन जो क्लियरली विंग को बहुत ज्यादा चेंज देख सकते थे और उन्हें बिलीव नहीं हो रहा था कि ये वही विंग है जो पहले कितने एफर्ट्स करता था फैमिली में, पर आज बिल्कुल चेंज हो चुका है। खैर कहीं ना कहीं इनमें गलती उनके बेटे की और उनकी ही थी, सो उन्होंने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया और उन्होंने विंग से कुछ नेगेटिव एनर्जी के बारे में क्वेश्चंस किए, जिनका जवाब विंग ने बहुत सिंसियरली दिया। इस मैटर में विंग ने बिल्कुल अपनी पर्सनल मैटर्स को इंक्लूड नहीं किया था। वो पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को अच्छी तरीके से नेगेटिव एनर्जी, डार्क पावर्स का अंदाजा दे रहा था, ताकि फ्यूचर में भी कुछ
प्रॉब्लम हो तो ये लोग एटलीस्ट फेस तो भी कर पाए। वहाँ जितने भी लोग थे उन सब ने विंग से कुछ ना कुछ क्वेश्चन किया। इवन जियांग फैमिली ने भी, जो विंग की अडॉप्टेड फैमिली थी, विंग ने उन्हें भी स्ट्रांगली आंसर किया। किसी के भी क्वेश्चन को विंग ने इग्नोर नहीं किया, एक्सपेक्ट अगर वो क्वेश्चन पर्सनल ना हो। विंग पर्सनल क्वेश्चंस के आंसर नहीं कर रहा था। जैसे जियांग चैंग ने बातों बातों में उससे पूछने की कोशिश की कि वो इतने साल कहाँ था, विंग ने उस क्वेश्चन को इग्नोर कर दिया। यानली ने उससे पूछने की कोशिश की कि उसका अल्फा कौन है, विंग ने उस क्वेश्चन को भी इग्नोर कर दिया। विंग ने उस क्वेश्चन को भी इग्नोर किया जो सीचन की तरफ से आया था कि विंग ने डार्क पावर्स के बारे में कहाँ से सीखा और वो इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी को कैसे सह सकता है, जबकि वो एक नॉर्मल रॉ कल्टीवेटर था पहले। विंग ने जितना सवाल इंपॉर्टेंट था उसी का जवाब दिया कि उसकी बॉडी ये सब कुछ कैसे मैनेज करती है। ये नहीं बताया कि उसने ये सब कुछ कहाँ से सीखा। वो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बिल्कुल रिवील नहीं कर रहा था, एक छोटा सा हिंट तक नहीं दे रहा था। उसके जवाब स्ट्रॉन्ग थे और वो अपनी बातें बिल्कुल स्ट्रेटली रख रहा था, विदाउट फियर, विदाउट हेजिटेशन। एक जगह भी विंग लड़खड़ाया नहीं था, ना ही एक पल के लिए भी उसके फेस पर डर आया था। करीबन 4 घंटे उसने सबको डार्क एनर्जी के बारे में अच्छी तरीके से गाइड किया, सवालों के जवाब दिए और अपनी तरफ से कुछ बातें ऐड करके बताई। फाइनली सबने सारी बातें जानने के बाद मीटिंग खत्म की। विंग जो वहां से निकलने ही वाला था, तभी चिंगेजुन ने विंग को इन्फॉर्म किया कि लंच टाइम हो चुका है, इसलिए उन्हें साथ में लंच करना चाहिए। विंग ने इस बात पर नोट किया और सबसे पहले उसने अपने बच्चे को ढूंढा जो बाकी बच्चों के साथ खेल रहा था। अब तक वहाँ बाकी बच्चे भी आ चुके थे, मतलब यानली जुशुन का बच्चा, मिंजू वेननिंग का बच्चा और ऐसे भी सारे बाकी बच्चे। विंग जो अपने बच्चे के पास गया, उसने अपने बच्चे को अपने बाहों में कैरी कर लिया और वो वहां से निकल गया। वो सीधा फूड एरिया में आया था। युवान जो तुरंत ही विंग के बाहों से नीचे उतर गया और वांगजी की तरफ भागा। उसने वांगजी के लेग्स को हक कर लिया था। वांगजी जिसका ध्यान अपने भाई की तरफ था और वो अपने भाई से कुछ बातें कर रहा था, उसने तुरंत नीचे युवान की तरफ देखा जिसके फेस पर स्माइल थी। वांगजी ने भी युवान को प्यार से सहलाया और उसे अपनी बाहों में होल्ड कर लिया। युवान जिसने वांगजी से तांगहुलू मांगा, वो स्पेशल बड़ा वाला। इस बात पर वांगजी ने नोट किया और एक सर्वेंट को कुछ बोला। देन वो सर्वेंट कुछ ही देर बाद वह एक बड़ा सा तांगहुलू लेकर आ चुका था, जिसे देखकर युवान की आईज शाइनी हो चुकी थी। उसने तुरंत उस तांगहुलू को ले लिया और वो उसे खाने लगा। वांगजी जिसने युवान को अपनी बाहों में ही बिठा लिया था, ऑब्वियसली छोटा बच्चा था युवान, खाते हुए मिस तो करेगा ही। उसने वो कैंडी पूरे फेस के आसपास लगा ली थी, साथ ही वो वांगजी के रोप्स को भी खराब कर रहा था, पर वांगजी ने बिल्कुल ओवर रिएक्ट नहीं किया था। जो वांगजी क्लीननेस को लेकर इतना ज्यादा अवेयर रहता था, आज उसने उस बच्चे के स्टिकी माउथ को अपने हानफू की स्लीव से बहुत आसानी से क्लीन किया। ये देखकर एक पल के लिए विंग भी थोड़ा सरप्राइज हो चुका था। क्या ये सच में इतना बदल गया कि इसे इसमें से कोई फर्क नहीं पड़ता? खैर, विंग ने इसे इग्नोर कर दिया। उसे भी कौन सा वांगजी से फर्क पड़ता है, वो तो खुश है बस अपने बच्चे को खुश देखकर। देन उन सब ने मिलकर लंच किया और विंग युवान को लेकर अपने रूम में जा चुका था। उसने थोड़ा रेस्ट किया क्योंकि ऑब्वियसली अभी भी विंग की इंजरी पेन कर रही थी और उसे रेस्ट की जरूरत थी। कुछ ही देर बाद मेंग्या वहां पहुंचा था। उसने विंग को रेस्ट करते हुए देखा तो वो साइड में बैठ गया, पर ऑब्वियसली विंग सेंस कर चुका था कि कोई आया था, इसलिए वो उठ गया। मेंग्या जिसने स्माइल के साथ विंग को कुछ क्लोथ्स दिए जो उसके और युवान के थे। मेंग्या ने विंग से ये कहा कि इवनिंग में वो यही पहने। मेंग्या की बात विंग कैसे टाल सकता था, उसने नोट कर दिया। देन मेंग्या वहां से चला गया क्योंकि ऑब्वियसली उसे बाकी प्रिपरेशन करनी थी। वक्त बीता और फाइनली इवनिंग हो चुकी थी। विंग ने अपने बच्चे को अच्छी तरीके से रेडी कर दिया था, साथ ही शुयांग शाओशिनचान तक भी मेंग्या ने क्लोथ्स पहुंचा दिए थे, तो वो भी फुल्ली प्रिपेयर थे और विंग के पास ही आए थे। विंग जिसने युवान को शुयांग शाओशिनचान के साथ भेज दिया क्योंकि उसे खुद रेडी होना था। कुछ ही देर बाद वो खुद रेडी हुआ और बाहर निकला। विंग सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। उसने फुल्ली ब्लैक नहीं बट रेड एंड ब्लैक का
ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन पहन के रखा था। उसके हेयर्स में रेड रिबन टाई थी, वही रेड रिबन जो उसके पेरेंट्स की लास्ट निशानी थी। विंग जिसने उस बैंक्वेट में एंटर किया और कहीं ना कहीं विंग को देखकर वांग जी थोड़ा डिसअपॉइंट हो चुका था, क्योंकि ऑब्वियसली विंग के लिए जो क्लोथ्स गए थे उन्हें वांग जी ने सिलेक्ट किया था और वांग जी ने विंग के लिए प्योर वाइट क्लोथ्स भिजवाए थे, पर विंग ने उन क्लोथ्स को नहीं पहना था। ऑब्वियसली मेंग्याओ विंग के पास वांग जी के सिलेक्ट किए हुए क्लोथ्स लेकर ही गया था, पर विंग ने तभी उन क्लोथ्स को देखकर रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि विंग ने मेंग्याओ को क्लियरली बताया था कि वो व्हाइट रोब्स नहीं पहनता, अब वो सिर्फ ब्लैक क्लोथ्स ही पहनता है। इस बात पर मेंग्याओ ने आर्ग्यू नहीं की, उसने विंग के क्लोथ्स चेंज कर दिए थे खुद से ही, और वो विंग के पास फिर से नेक्स्ट पेयर लेके गया था, जो फुल्ली ब्लैक तो नहीं था, उसमें रेड मिक्स था, जिनमें विंग बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। पर हाँ, युआन को विंग ने व्हाइट रोब ही पहनाए थे जो मेंग्याओ युआन के लिए लाया था। वो क्लोथ्स विंग ने चेंज नहीं करवाए, क्योंकि ऑब्वियसली युआन विंग का बच्चा था, तो वो भी विंग के साथ ही ब्लैक क्लोथ्स ही पहनता था। खैर, छोटा सा युआन उन व्हाइट रोब में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। विंग ने जैसे ही एंटर किया था, सबने विंग को रिस्पेक्ट शो की। विंग ने हमेशा की तरह इग्नोर कर दिया और वो जाकर अपनी जगह बैठ गया। देन चिंगेजुन ने वो सेलिब्रेशन स्टार्ट किया। सबसे पहले उन्होंने विंग को ही थैंक्स कहा था सबको सेव करने के लिए। विंग ने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। देन वहाँ कुछ डांसर अलग अलग लोग आए जो अपने टैलेंट को शो कर रहे थे और सब उनके परफॉर्मेंस को एंजॉय भी कर रहे थे। कुछ वक्त बीता और फाइनली सारी परफॉर्मेंस खत्म हुई। देन सबको वाइन सर्व की गई, जो वाइन पीते थे उनको, बाकियों को टी सर्व कर दी गई, क्योंकि ऑब्वियसली जीत की खुशी में सबको टोस्ट करना था। विंग जिसे टी सर्व होने वाली थी, क्योंकि विंग वाइन नहीं पीता ना, बट सरप्राइजिंगली विंग ने टी रिफ्यूज कर दी और वाइन पोर करने के लिए कहा। ये देखकर कहीं ना कहीं सब शॉक हो गए, पर किसी ने भी रिएक्ट नहीं किया। देन विंग ने सबके साथ वाइन टोस्ट की और फाइनली अब सारे रिचुअल्स खत्म हो रहे थे। सब एक दूसरे के से बातें करने में लगे थे। विंग, शुयांग, शाओशिनचैन वो एक साइड में थे और कुछ बातें कर रहे थे। अचानक कुछ शोर ने सबका अटेंशन ग्रैब कर लिया। युआन, जो बाकी बच्चों से स्ट्रांगली फाइट कर रहा था, किसी बात पर आर्ग्यू हो रही थी बच्चों में। इवन जिंगी भी युआन से फाइट कर रहा था। ये देखकर तुरंत विंग और मेंग्याओ उस तरफ भागे थे और साथ ही बाकी लोग भी। जिंगी, जो खुद बहुत गुस्सा था और वो युआन को किसी बात पर डांट रहा था, वही युआन भी कम नहीं था, वो भी स्ट्रांगली फाइट कर रहा था, आर्ग्यू कर रहा था और अपना पॉइंट रख रहा था। सच में ये विंग का बच्चा था, पूरी विंग की परछाई था, स्ट्रांग और फियरलेस। इतनों से वो अकेले फाइट कर रहा था। पर खैर, अब सबको जानना था कि फाइट हो किस बात पे रही थी बच्चों की, क्योंकि बच्चों ने वहां 2 ही मिनट में हंगामा कर दिया था। विंग ने जिंगी को पकड़ा और युआन ने जैसे ही अपने शियान मामा को देखा, वो विंग को होल्ड कर चुका था। मेंग्याओ ने जिंगी को थोड़ा डांटा और उससे पूछा कि वो अपने गग से फाइट क्यों कर रहा है, सॉरी अपने लिटिल डिडी से। जिंगी ने मेंग्याओ को बताया कि युआन उसे गलत बोल रहा है। ये सुनकर मेंग्याओ कंफ्यूज हो गया, किस बात पर गलत बोल रहा है। ये जब मेंग्याओ ने जिंगी से पूछा तो जिंगी ने युआन की तरफ देखकर मेंग्याओ को आंसर किया। युआन बोल रहा है कि झूठ बोलना सही है। ऐसा नहीं है ना मम्मा, हमारे रूल्स में तो लिखा हुआ है कि झूठ बोलना गलत बात है। मैंने युआन को समझाने की कोशिश की, पर युआन मेरी बात मान ही नहीं रहा और वो फाइट कर रहा है मुझसे और बाकियों से भी। आप ही तो कहते हो ना झूठ बोलना गलत है, तो समझाओ इसे। मेंग्याओ, जिसने युआन की तरफ देखा। युआन, बच्चा, जिंगी सही कह रहा है, झूठ बोलना गलत होता है। युआन ने इस बात पर मेंग्याओ को गुस्से से घूरा। देन उसने विंग की तरफ देखा। शियान मामा, झूठ बोलना सही होता है ना? इस बात पर विंग ने युआन को प्यार से सहलाया। नहीं बच्चा, झूठ बोलना सही नहीं होता, ये बैड हैबिट है। जैसे ही ये बात युआन ने सुनी, वो गुस्सा हो गया। शियान मामा, ये गलत है, आप मेरी अच्छी मामा हो, आप में कोई बैड हैबिट नहीं है, इसलिए झूठ बोलना बैड हैबिट नहीं होता। ये सुनकर विंग कंफ्यूज हो गया। बच्चा, क्या मतलब है इस बात का? युआन ने पाउट के साथ लाउडली अपनी बात रखी। अगर शियान मामा का झूठ बोलना सही है, तो झूठ बोलना गलत कैसे हो सकता है? ये बैड हैबिट कैसे हो सकती है?
क्योंकि शियान मामा कभी गलत नहीं होती। विंग जो युआन की बात समझ नहीं पाया, उसने कंफ्यूजिंगली युआन से क्वेश्चन किया, बच्चा मुझे समझ नहीं आ रहा, एक्सप्लेन करो, मतलब क्या है तुम्हारी बात का? आपने भी तो झूठ बोला ना शियान मामा कि मेरी एज 4 इयर्स है, जबकि मेरी रियल एज तो 5 इयर्स है। इवन कुछ मंथ बाद ही मैं 6 ईयर का होने वाला हूँ। ये सुनकर विंग बिल्कुल चुप हो गया। साथ ही पूरा पार्टी हॉल भी, सबकी नजरें विंग की तरफ थी। सच में बच्चे मासूम होते हैं ना। कितनी आसानी से विंग ने सबको बेवकूफ बनाया था और उतनी ही मासूमियत से युआन ने सबके सामने विंग की पोल खोल दी थी। खैर गलती उसी की थी, इसलिए उसने डीप ब्रीथ ली। बच्चा, झूठ बोलना बैड हैबिट होती है, इसीलिए आपके गग गलत नहीं है। रही बात आपके शियान मामा की और जो झूठ मैंने बोला उसकी, तो बच्चा, किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए मजबूरी में बोला गया झूठ भले ही गलत हो, पर उसे पूरी तरीके से गलत नहीं कहा जा सकता। ये सुनकर मासूम युआन कंफ्यूज हो गया। शियान मामा, ये मजबूरी क्या होता है? आप मुझे ठीक से एक्सप्लेन करो, मतलब मैं भी फ्यूचर में ठीक से फाइट कर पाऊँ। ये सुनकर विंग ने स्माइल की और युआन को सहलाया। देन उसने युआन के फोरहेड पर किस किया। बच्चा, जब तक आपके पास आपकी शियान मामा है, तब तक मजबूरी इस वर्ड का मतलब आपको कभी पता नहीं चलेगा, और उसके बाद भी गॉड करे मेरे बच्चे को इस वर्ड का मतलब कभी पता ना चले। युआन जो इस बात पर और भी कंफ्यूज हो गया। शियान मामा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कभी आप कह रहे हो झूठ बोलना सही है, कभी कह रहे हो गलत है। मुझे क्लियरली एक ही आंसर दो, गलत है या सही है? और अगर गलत है तो आपने झूठ क्यों बोला? विंग, जिसने इस बात पर स्माइल कर दी थी, और उसने युआन को डायरेक्टली अपनी बाहों में उठा लिया। बच्चा, सच में आप बड़े हो रहे हो, कितने क्वेश्चंस करने लगे हो। सच में कभी कभी आपके सवाल मुझे ही कंफ्यूज कर देते हैं। और रही बात तुम्हारे सवाल के जवाब की, तो हाँ, झूठ बोलना गलत है, पूरी तरीके से गलत है। अपने शियान मामा को माफ कर दो कि उसने झूठ बोला। आगे से मैं अपने बच्चे से कोई झूठ नहीं बोलूंगा। इस बात पर युआन ने नोट किया और उसने विंग से कहा कि वो नीचे उतारे विंग ने युआन को नीचे रख दिया। युआन जो जिंगी के पास गया और उसने जिंगी को सॉरी बोला, क्योंकि ऑब्वियसली पहले युआन जिंगी से फाइट कर रहा था ना, झूठ बोलना सही है इस बात पर। उसने जिंगी का हाथ पकड़ा और बिल्कुल पोलाइटली कहा, गुगु मुझे माफ कर दो, मुझे आर्ग्यू नहीं करनी चाहिए थी, झूठ बोलना गलत होता है, युआन आगे से झूठ नहीं बोलेगा। इस बात पर जिंगी ने स्माइल की और युआन को सहलाया। वही विंग जो वही खड़ा था और ये सब कुछ देख रहा था, साथ ही बाकी सब भी, और कहीं ना कहीं सबकी सब आंखों में सवाल था और नजरें विंग पर थी। विंग जिसने सबको इग्नोर किया, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे, क्या ही कर लेंगे ये लोग उसका, यही सोचकर वो आगे बढ़ा और उसने युआन को होल्ड कर लिया। चलो बच्चा, अब हमें निकलना है, आपकी जिद पूरी हुई और आपके कहने पर मैं यहाँ रुका। इस बात पर युआन ने नोट किया। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this fan fiction. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.